प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने ये वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का पार्ट 1 आपको बताया था, जिसमें कि गॉस की प्रमेय को अच्छी तरीके से जानने के लिए हमने कुछ परिभाषाएं आपके सामने रखी थी, बताई थी आपको, जैसे कि क्षेत्रफल वेक्टर, समतलीय कोण और घन कोण, ये चीज़ें बताई थी। और फिर वैद्युत फ्लक्स भी आवश्यक एक टॉपिक है, एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है गॉस की प्रमेय जानने के लिए। तो आज हम ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में आपको हम वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड देन गॉस थ्योरम बताएंगे। तो चलिए आज हम वैद्युत फ्लक्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वैद्युत फ्लक्स जो है वैद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है, और हम जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहां पर क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां पर वैद्युत फ्लक्स प्रबल होता है, और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां पर वैद्युत फ्लक्स निर्बल होता है। यह वैद्युत क्षेत्र वहां पर निर्बल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा, इसमें ये काल्पनिक पृष्ठ ले रखा है हमने, ये बाहर वाला, जिसका क्षेत्रफल सपोज ए है। ये बाहर की जो मैंने नीली लाइन से बना रखा है, ये क्षेत्रफल ए है, और ये वैद्युत क्षेत्र है, ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित कर रहे हैं इधर के लिए। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स अगर हमें ज्ञात करना है, तो वो वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है? वो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप के बराबर होगा। अगर हमें इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स एक ही चीज है, तो हम क्या करेंगे कि इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को मेजर कर लेंगे, और दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई, ग्रीक लेटर फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक अदिश राशि होता है। तो ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान हमें ज्ञात करना है, जिसकी अभी परिभाषा आपको बताई कि इस क्षेत्रफल, ये जो ए क्षेत्रफल से, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। इसके लिए हम मान लेते हैं, जैसे कि चित्र में है, यहाँ पर ये जो रेड लाइन से ये बना रखा है हमने, ई वैद्युत क्षेत्र बना रखा है। ये वैद्युत क्षेत्र क्या है? असमान वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से 1 2 3 4 लास्ट वाली नीली लाइन बना रखी मैंने, ये वैद्युत क्षेत्र है, जिसको कि वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये असमान है, ये एक समांतर उसमें नहीं है, इसकी दिशा किधर भी हो सकती है, यहाँ पर ऊपर के लिए, यहाँ पर इधर के लिए, यहाँ पर इधर के लिए, असमान वैद्युत क्षेत्र है। और इसमें ये जो पृष्ठ है, एक ये काल्पनिक पृष्ठ ए, इसको एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, और इस पृष्ठ का भी एक छोटा सा खंड, एक पार्ट, एक अवयव डी ए, छोटा सा, इसको लेते हैं, और ये जो डी ए अवयव है, इसको लगभग समतल पृष्ठ मान लेते हैं, समतल पृष्ठ मान लेते हैं। और इस समतल पृष्ठ की को हम डी ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि कर रखा है हमने, ये डी ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, जिसका परिमाण डी ए के इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और इसकी दिशा इस क्षेत्रफल के अभिलंब बाहर के लिए उसकी दिशा होगी। तो ये डी ए वेक्टर को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। और यहीं पर माना वैद्युत क्षेत्र ई है, जिसकी दिशा ये इधर के लिए हमने बना रखी है, इधर के लिए, ये किधर भी हो सकता था, मैंने कहा असमान है, इसलिए यहाँ पे सपोज ये इधर है, और इस डी ए वेक्टर और इस ई वेक्टर के बीच एक थीटा कोण बन रहा है। तो इस छोटे से अवयव डी ए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अभी हम डी ए से निकाल रहे हैं, तब हमने बाद में हमने पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, फाई ई ज्ञात करना है हमने। अभी हम इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा सपोज डी फाई ई है,
तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है इन दोनों के स्केलर गुणन के बराबर। ये दो वेक्टर हैं आपके, जो डीए वेक्टर और ई वेक्टर, इनके स्केलर गुणन के बराबर होता है, अदिश गुणन के बराबर होता है। और अदिश गुणन क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और ये अगर अब हमें पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो क्या करना होता है? उसके लिए हम इस डी फाई ई का समाकलन कर देते हैं। किसके लिए? पूरे क्षेत्रफल के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जिसको कि हम फाई ई से प्रदर्शित करेंगे, और ये फाई बराबर होता है समाकलन का, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, समाकलन ए और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है। और बल्कि इससे पहले हम ये लिख सकते थे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसके वैल्यू, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते थे समाकलन ए डी फाई ई, और तब इस डी फाई ई का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, इज इक्वल टू समाकलन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ई डॉट डी ए, स्केलर गुणन क्या होता है? ये समाकलन ए ई डॉट डी ए, जैसे ए डॉट बी बराबर, आपको पता होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्केलर गुणन बराबर होता है ए बी और कॉस इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ पे ई वेक्टर का परिमाण है और डी ए वेक्टर का परिमाण है, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो फाई ई बराबर इतना हो जाएगा, और फाई ई बराबर ई कॉस थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, ई कॉस थीटा कांस्टेंट है, और डी ए हमारा वेरिएबल है। डी ए हमारा छोटा भी हो सकता है, इतने कई डी ए मिलकर के पूरा ए बनता है, ये वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल का ही क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा। तो ई कॉस थीटा तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो ई कॉस थीटा और इंटीग्रेशन, ये समाकलन ए डी ए। ठीक है, इसको नंबर 1 मान लो यहाँ पे। अब देखिए फाई ई का मान निकलने वाला है। फाई ई हमें ज्ञात करना था पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फिर, और फाई ई बराबर ई कॉस थीटा और इंटीग्रेशन, ये समाकलन डी ए कितना होगा? समाकलन डी ए मतलब सारे डी ए को जोड़ करके जो आएगा, और सारे डी अगर हम जोड़ेंगे, छोटे छोटे सारे क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तो छोटे छोटे अवयवों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि सिंस इंटीग्रेशन या समाकलन ए डी ए बराबर हमारा क्या है? पूरा ही क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा इंटू इसकी जगह, इसी की जगह लिख रहे हैं ना, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारा ए। तो ये लास्ट में आ गया आपका, और फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये हो गया आपका। और इसको फिर हम अब लिख सकते हैं कि और फाई ई बराबर वही अदिश गुणन की परिभाषा से ई ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अब यहाँ पर जब फाई ई का मान, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया, तो यहाँ पर दो स्पेशल कंडीशंस आती हैं, विशेष स्थितियाँ। नंबर 1 तो यदि हम जो हमारा ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख देते, अभिलंबवत रखते हैं। माना ये क्षेत्रफल है आपका, और इस क्षेत्रफल, ये वैद्युत क्षेत्र है आपका इधर के लिए, ये वैद्युत क्षेत्र इधर है चाहे इधर है, तो इसके क्या है? ये पृष्ठ क्या है? अभिलंबवत है, लंबवत है। तो अब इस पृष्ठ को
एक वेक्टर से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था। इसके वेक्टर को हम क्षेत्रफल वेक्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस पर जो हम लंब खींचते हैं, ये इधर के लिए इसका वेक्टर होता है, ये हमने पहले पार्ट में बताया था आपको। तो इसका वेक्टर ये जो इधर के लिए ही होगा, ये वेक्टर होगा, इधर के लिए ही होगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने कहा इधर ही के लिए है। तो विद्युत इसका वेक्टर जो है, इसके क्षेत्रफल का जो वेक्टर है ए वेक्टर, और ई जो वेक्टर है ई भी इधर है, दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, ई भी इधर डी ए भी इधर, तो कितना कोण बन रहा है, 0। तो इस समय थीटा इज इक्वल टू 0। कब थीटा इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, जब पृष्ठ हमारा ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है चुंबक इसके विद्युत क्षेत्रफल के लंबवत है, उस समय थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए केवल क्या हो जाएगा, ये फाई ई इज इक्वल टू ई ए के बराबर। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है इसकी कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री कब होगा, 90 डिग्री कब होगा कि हमने पहले कंडीशन में ये बताया था, अब की कंडीशन में हम ये बताते हैं कि ये जो क्या है, ये क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अतः इस क्षेत्रफल का जो वेक्टर है, वेक्टर इसके लिए, इसका ऊपर के लिए होगा, ठीक इस पर खींचा गया अभिलंबवत इसका वेक्टर होता है, तो इसका वेक्टर ये वेक्टर ऊपर के लिए, अब विद्युत क्षेत्र इधर के लिए, तो दोनों के बीच कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। उस समय की कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू 90, और थीटा इज इक्वल टू 90 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन में आपका, एक तो ये फाई ई इज इक्वल टू ये आ गया था आपका ई ए, और दूसरी कंडीशन में फाई ई इज इक्वल टू 0। इस समय विद्युत फ्लक्स का मान कुछ भी नहीं होगा। किस समय नहीं होता कुछ भी विद्युत फ्लक्स का मान, जिस समय की जो आपका क्षेत्रफल है और विद्युत क्षेत्र है एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र। विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक मल्टीप्लाई ए का मात्रक, और कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। तो फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक मल्टीप्लाई ए का मात्रक। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक इसी प्रकार से ज्ञात होता है, हमें पता है कि उसका अगर हमें फॉर्मूला मालूम है, उसके फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज आ रही हैं उनके मात्रक मालूम है, तो उनके मात्रकों को उसी प्रकार से फॉर्मूले के अनुसार मात्रक को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो उसका मात्रक निकल जाता है। तो यहाँ पे ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक आ जाएगा, तो ये बराबर ई का मात्रक क्या होता है, ई बराबर होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम, और इंटू ए का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो फाई ई का विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।